हेलो दोस्तों, किंग स्टॉक चैनल पे आप सबका वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इतनी जल्दी नहीं है। पहले इस वीडियो सुन लीजिए, समझ में आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे अगली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और कुछ ज़्यादा पसंद आ जाए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। मुझे थोड़ा सा आप अप्रिशिएशन मिल जाएगा आप लोगों की तरफ से कि हाँ, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी वीडियो को। और उसके अलावा अगर और ज़्यादा पसंद आ जाए तो एक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो लोग नए हैं उनको वो भी अगर पहली बार इस चैनल के पे आए हैं तो पहले वो भी मैं उनसे यही पहले कहूँगा कि पहले अपनी मेरी वीडियो देखिए। अगर कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो चैनल पे और लगे कि हाँ जेन्युइन जानकारी है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक आईपीओ आया हुआ है, धर्माज करके आईपीओ कंपनी है जो कि एग्री बेस्ड है, एग्री बेस्ड कंपनी है, ठीक है। एग्री बेस्ड कंपनी है, एग्री प्रोडक्ट बनाती है जो क्रॉप से रिलेटेड। तो उसका आईपीओ खुला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे क्योंकि आईपीओ आया हुआ है। लिस्टिंग गेन के कितने चांसेस हैं, कितना हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, उस पर कितने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं वो धर्माज पे, ठीक है। और क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क ले सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म में उसके बारे में सोच सकते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। सारी बातें करेंगे, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले धर्माज के बारे में जानने। तो कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लोगो लगा हुआ है धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम है। उसके बाद कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसका एग्री केमिकल बेस्ड कंपनी है जो ये, और ये मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग और वाइड मार्केटिंग करती है। वाइड रेंज ऑफ एग्री केमिकल फॉर्मुलेशन का इसका बिजनेस है, ठीक है। जैसे कि इसमें इंसेक्टिसाइड बनाती है, फंगिसाइड भी बनाती है, हर्बिसाइड्स बनाती है। और प्लांट्स के जो क्रॉप्स होते हैं, किसानों के जो फसलें होती हैं उनके ग्रोथ के लिए कंपनी काम करती है। और बी टू बी और बी टू बी और बी टू सी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। माइक्रो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स पे भी काम करती है। जो प्लांट्स के लिए माइक्रो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो छोटे फसलों के लिए जो उगते हैं अभी शुरुआत में, जब जिसे खेती करने के लिए जब फसल को बोते हैं, ठीक है, और बीज डालते हैं, उन सारी चीज़ों पे भी प्रोडक्ट है इसके और कंपनी काम करती है। ये इतनी जानकारी आपको दे दी है। और इसके आगे बढ़ते हैं और कंपनी को थोड़ा सा और आगे जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में आगे लिखा हुआ है कि कंपनी प्रोवाइड करती है क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन के बारे में, फार्मर को असिस्ट करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती, उनकी खेती के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाती है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी किसानों की, और किसानों का विकास तो यानी कि देश का विकास। उसके अलावा धर्माज का जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो एक्सपोर्ट करती है वो 20 कंट्रीज से ऊपर जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के बाहर, वहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया में भी यहाँ जाता है, ठीक है। एज ऑफ नवंबर, ये थोड़ा सा फाइनेंस है, इसके फाइनेंस में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे नीचे पे आके। मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है ये देख लेते हैं कि प्लांट इसका कहाँ पे लगा हुआ। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। और इसका वहीं पे इसका R&D लैब भी बनी हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के हिसाब जिसको कहते हैं। आप इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट जो है वो 20 स्टेट्स में, इंडिया के अंदर 12 स्टेट हैं, सॉरी हैं तो ज़्यादा, मतलब 12 स्टेट्स में कंपनी अपना जो नेटवर्क है, इसका नेटवर्क बनाए हुए है 12 स्टेट्स में इंडिया के अंदर, जहाँ पे इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। और 3700 डीलर हैं। इसके अलावा स्टॉक डिपोट्स होते, जो 8 डिपोट्स होते हैं स्टॉक्स इंडिया में, जो 8 डिपो हैं इंडिया के अंदर जहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैलता है 30 नवंबर 2021 के डाटा के हिसाब से। इसके बाद हम थोड़ा सा अब इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अगर फाइनेंशियल इसके कवर करेंगे तो पहले हम लोग ईयर देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से चलेंगे चेन के हिसाब से। तो पहले हम लोग पीरियड एंडेड देख लेते हैं। तो 2019, 20, 21, और फिर नीचे का आप लोग को थोड़ा सा दिखेगा नहीं, मैं दिखा, एक मिनट ऊपर शिफ्ट करता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा, देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। मैं पहले इसको मैं कवर करूंगा, ये इसको, फिर इसके बाद इसको कवर करूंगा, फिर इसके बाद इसको कवर करूंगा, इसके बाद इसको कवर करूंगा, ठीक है। 1 2 3 के हिसाब से। तो टोटल एसेट वैल्यू अगर 2019 के देखें तो 47 करोड़ रुपए के हिसाब से थी। और ये करोड़ में फिगर है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये करोड़ में लिखा हुआ, अमाउंट इन करोड़, ठीक है। तो इसके पहले मैं अगर इसकी टोटल एसेट्स पहले 2019 में देखें तो 47 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद 92 करोड़ हुई, यानी 92.5 करोड़। फिर उसके बाद 128 हो गई, फिर 219 हुई और 305, यानी टोटल एसेट्स वैल्यू इसकी बढ़ रही है। एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस, यानी रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो बिजनेस करती है उससे रेवेन्यू जो हुआ है वो कितना हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे PAT, पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्योर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है। पहले रेवेन्यू देखते हैं। तो रेवेन्यू देखेंगे तो 139 दशमलव, यानी 139.9 यानी 140 के आसपास। उसके बाद 200 करोड़, फिर ठीक है। उसके बाद आया आपका 303 करोड़। उसके बाद आया है 396 करोड़। और उसके बाद ये जो पीरियड रहा है 2022 का जुलाई का, इसमें कंपनी ने 6 महीने का जो 7 महीने पीरियड है, तो उसमें कंपनी ने, सॉरी 6 महीने नहीं, 4 महीने पीरियड कहेंगे, 4 महीने के पीरियड में कंपनी ने 221 करोड़ का रेवेन्यू किया है अभी तक के। उसके बाद हम लोग देखते हैं PAT, पैट।
पैड में अगर देखें तो कंपनी का पहले 2019 में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 10 करोड़ हो गया, डबल हो गया। उसके बाद फिर डबल हो गया, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद फिर बढ़ा करीब 1.5 गुना और करीब 28 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और कंपनी ने अभी 4 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, उसमें ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कलेक्ट कर लिया। 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर लिया है कंपनी ने। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका ये नेटवर्थ, जो इसकी नेटवर्थ हो गई है वो कितनी हो गई। तो 2019 में अगर देखेंगे आप तो 10 करोड़ थी, जो बढ़ के 101 करोड़ हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी ने कमाई की है, काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है साल दर साल। तो कंपनी ओके ओके फाइनेंस के हिसाब से मजबूत कंपनी है, फाइनेंशियली इसके मजबूत है, कोई खराबी नहीं है। हाँ, बोरोइंग देखना जरूरी है कि बोरोइंग क्या है। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा देखिए, कर्जा है 20 करोड़ का। उसके बाद फिर 20 करोड़ का कर्जा था 2020 में, 21 में जो हो गया था 26 करोड़। उसके बाद 22 में हो गया है 36 करोड़। उसके बाद अभी जो कर्जा है वो है हो गया है 51 करोड़ रुपए का कर्जा। तो ठीक है, मतलब कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है, कोई कर्जा अपना जो बहुत छोटे लेवल की कंपनी है, कंपनी के हिसाब से जो मतलब कर्जा है उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कर्जा कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, वो छोटे बिजनेस में होता ही है। अब जो आ रही है, अब आगे का क्या गोल है कंपनी का, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि कर्जा तो है, पर ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें कंपनी का क्या रोल रहेगा, कंपनी कितना फ्रेश माल मार्केट में उतारी है, वो कितना ओएफएस के थ्रू ओएफएस है। यानी कि हमें ये समझना है कि कंपनी के जो प्रोमोटर, कंपनी के मालिक हैं, वो कितना माल बेच रहे हैं अपना, और कितना नया इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, जिसके थ्रू कंपनी के पास कितना पैसा जाएगा। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। द नेट प्रोसीड, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, इसको पढ़ना जरूरी होता है। ये हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें ये डीआरएसपी फाइल करी तो लिखा होता है पूरा, लेकिन जब कंपनी फाइल करती है डीआरएसपी तो उसमें पूरा लिखा होता है। लेकिन अगर मेन मेन चीज़ें भी देखें तो हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो जो नेट प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग मैनर। जो कंपनी पैसा उठाएगी मार्केट से, वो कहाँ कहाँ लगाएगी। तो सबसे पहली जो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द सेटिंग अप ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट साइखा भरूच गुजरात। यानी कि एक तो अपना एक जो खर्चा होगा, कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाएगी उसमें एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी साइखा में, भरूच में, गुजरात में। दूसरा है इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनी को फंडिंग के लिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, ये अपना बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए जो मार्केट से उठाएगी। तीसरा है रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट और इन एंड और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, ठीक है, उसको पार्ट पेमेंट करेगी या फुल पेमेंट करेगी या प्री पेमेंट कर देगी, जो भी है मामला, ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी क्या करती है, वो बाद में पता चलेगा कि तो उसका कर्जा कंपनी बैंक को जिससे भी लिया होगा उसको अदा करेगी। इसलिए कंपनी से उठाया जा रहा है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, और भी जो छोटे मोटे चीज़ होती है कॉर्पोरेट पर्पज के लिए, उसके लिए। अब आते हैं मेन क्या है। आज के दिन खुल चुका है आईपीओ, ठीक है, 28 से लेकर 30 तक खुला रहेगा। 10 फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये, प्राइस बैंड रहेगा 216 से 237 रुपये, जो कि बुक बिल्ड इशू होगा। एक लॉट में 60 शेयर होंगे, 60 शेयर। इशू साइज जो है वो है 251 करोड़ रुपए का, ठीक है, जिसमें इतने इक्विटी शेयर आपको मतलब कंपनी अलॉट करेगी, जो कि टोटल हैं 1,05,96,924 शेयर। उसके बाद फ्रेश इशू जो होगा वो 216 करोड़ रुपए का, यानी कि फिर फ्रेश इशू, बहुत अच्छी चीज़ है कि फ्रेश इशू कंपनी उतार रही है। फ्रेश इशू इतना उतारेगी 216 करोड़ रुपए का, क्योंकि 251 करोड़ रुपए का आईपीओ है, तो 216 करोड़ कंपनी के खाते में ही जाएंगे डायरेक्टली। और ओएफएस जो है वो 35 करोड़ का, यानी जो प्रोमोटर अपना माल बेच रहे हैं वो सिर्फ 35 करोड़ रुपए का माल बेच रहे हैं। बुक बिल्ड इशू बता चुका हूँ आपको, बुक बिल्ड इशू है, दोनों एफबीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगी। क्यूआईबी शेयर ऑफर्ड और एचएनआई का हम लोग इस पर आते नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर पे आते हैं। रिटेल नॉट लेस देन 35%, जो 35% तक ही ऑफर है रिटेल इन्वेस्टर को। इसके अलावा अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 28 तारीख यानी आज को खुल चुका है, परसों बंद हो जाएगा 30 नवंबर को। अलॉटमेंट, बेसिक अलॉटमेंट जो होगी, जो आपको अलॉट किए जाएंगे वो 5 तारीख को पता चल जाएगा कि किसको किसको इशू है। जिन लोगों ने इशू करा हो, जिन लोगों ने अप्लाई करेंगे उनको 5 तारीख को अलॉट हो जाएंगे। रिफंड जिनका होगा वो वापस हो जाए, जिनको नहीं एलोकेट होंगे उनको उनका रिफंड वापस बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है इनिशिएशन ऑफ रिफंड, ये 6 तारीख को हो जाएगा। क्रेडिट आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो शेयर होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे आपके 6 तारीख को। और लिस्टिंग होगी 8 तारीख को, 8 दिसंबर को। उसके अलावा कुछ और बचा है? नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। अब इसमें जीएमपी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, जीएमपी क्या चल रहा है। तो जीएमपी इसका बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी का 60 रुपये का आपके आसपास का इसमें अभी बढ़ा हुआ चल रहा है, जो पहले 55 रुपये चल रहा था, जो 60 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और एक तो इसका बढ़ने के चांसेस ये भी है कि बाजार का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी है, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जो कि प्लस पॉइंट है, ठीक है, बाजार भी पॉजिटिव मोड में है, ये भी प्लस पॉइंट है। और कंपनी भी ठीक है, अच्छी एग्री बेस पे है, तो कंपनी भी धीमे धीमे ग्रोथ कर रही है, तो वो भी एक तरह से प्लस पॉइंट आता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग जा सकते हो, इसमें लिस्टिंग के गेन के लिए पॉजिटिव मोड पे मैं कहूँगा कि आप लोग जा सकते हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जा सकते हो। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं पहले बता दूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो एकदम से एग्री बेस कंपनी है तो एकदम से मत रहना, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्टिंग मतलब एग्री बेस कंपनियाँ मौजूद है मार्केट में, और उनका ग्राफ जो है बहुत ही वॉलेटाइल इस टाइप का रहता है, तो वो आप लोग के ऊपर है। हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग जाओ, बिल्कुल जाओ, अप्लाई करो, पॉजिटिव है। हाँ, एक बात कहूँगा,
जो मेरा व्यू है वो मैं अपना बता दूं, ठीक है। ये किसी को डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज दी जाती है आप लोगों को शेयर मार्केट की, कि आप लोग लॉस ना करो, ठीक है। आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सको। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे आपको कोई फर्जी वाला नहीं बताया जाता है, कोई भी ऑपरेट जो स्टॉक ऑपरेटर्स होते हैं उस टाइप का कुछ नहीं बताया जाता। यहाँ पे आपको सिर्फ फंडामेंटल की नॉलेज इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। मेरा अगर पर्सनल व्यू मैं अपना बताऊँ तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँ, अगर करूँ, ठीक है। मैं करूँ या ना करूँ यहाँ पे मैं नहीं शो कर रहा हूँ। अगर करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं 50% क्वांटिटी अपनी प्रॉफिट में बुक कर लूँगा अगर लिस्टिंग गेन होती है 50 to 70%। बाकी के लिए मैं देख सकता हूँ आगे इन फ्यूचर कि कंपनी कैसा रिजल्ट आ रही है, आगे का कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी कैसा आगे अपना कर रही है, वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो 50 60 70% आप अपना चाहो तो लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हो, उसके बाद आप कंपनी से एग्जिट हो सकते हो, और उस 30 to 25% की आप होल्डिंग चाहो तो रख सकते हो, उस पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट रखना, यही कहूँगा। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है, कि क्या करना है, आप लोग समझदार हो। और थोड़ा सा इसके अलावा एक चीज़ और, कंपनी कभी भी अप्लाई करिए, कंपनी का आईपीओ पहले उसकी जाके वेबसाइट चेक करिए। तो मैंने आप लोग के लिए वेबसाइट भी खोल रखी है, वेबसाइट में जाइए, हमेशा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करिए, कंपनी के बारे में पढ़िए। यहाँ देखिए सब कुछ लिखा हुआ है इस बारे में, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टर, करियर, कॉन्टैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद ही जाके अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बारे में पढ़ूंगा अगर। तो आई होप कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई हो। जाके फंडामेंटल एनालिसिस खुद से भी करिए, थोड़ा सा सीखिए, समझिए, बात अपना देखिए। और लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लोग जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो मेरी तरह। हम मैं यही कहूँगा कि हाँ, जीएमपी अच्छा चल रहा है, लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात आपको वीडियो समझ में आ गई हो, वीडियो भी अच्छी लगी हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे ये लाइक थम्सअप वाला जो बटन है ना, इसको इस तरह से, ये वाला, तो उसको भी टिक मतलब क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद बस इतना ही कहूँगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अब जब तक के अपना ख्याल रखिएगा, सबको बाय बाय, टाटा।